नमस्कार, मैं डॉक्टर जगदीश सखिया, चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट ऑफ सखिया स्किन क्लिनिक। एज आप सबको पता है, आज 5वां दिन है हमारे जो वर्ल्ड स्किन हेल्थ डे जो IADVL के थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है, जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट, वेनेरोलॉजिस्ट एंड नेफ्रोलॉजिस्ट, जो चमड़ी के डॉक्टर जो होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट, इसकी प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन है और मोर देन 11,000 डर्मेटोलॉजिस्ट इसका मेंबर है। तो 130 करोड़ की पॉपुलेशन का जो स्किन का जो ध्यान रखते हैं वो ये डर्मेटोलॉजिस्ट की संस्था है। तो उसके संस्था द्वारा ये 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। तो इसमें विविध डिजीज, जो चमड़ी के जो डिजीज है, लोगों में इसकी जानकारी, इसकी अवेयरनेस लाने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं हर एक स्टेट में इसके लिए सोशल मीडिया है, न्यूज़पेपर है, काफ़ी जो चैनल्स जो होता है, रेडियो है, FM है, इसमें स्किन डिसीज़ के बारे में हमने अभियान चलाया है। तो इस अंतर्गत आज जो सब्जेक्ट है कोविड रिलेटेड, क्योंकि काफ़ी जो कोविड जो वैक्सीन के बारे में लोगों में जो मिथ्स है, जो काफ़ी गैर मान्यता जो है कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, वैक्सीन से साइड इफेक्ट होता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और काफ़ी जो जिसको कोविड हो गया है, तो कोविड होने के बाद हेयर फॉल की समस्या बहुत बढ़ गई, क्योंकि हमने काफ़ी पेशेंट हमारे OPD में देखा है कि हेयर फॉल जो होता है बहुत क्रिटिकल, जो सीरियस मैटर जैसा बन गया है। तो इसके लिए हमने जो सुबह से जो पोस्ट डाली है, इसके रिस्पॉन्स में काफ़ी क्वेश्चंस हमने जो रिसीव किया है। तो क्वेश्चन हम एक के बाद एक चालू करें। सबसे पहले रिद्धिमा का क्वेश्चन है, डज कोविड अफेक्ट स्किन? तो डेफिनेटली कोविड जो इन्फेक्शन है अभी वो HIV जैसा हो गया, मीन्स HIV जैसा सीरियस नहीं है, परंतु मल्टीपल मैनिफेस्टेशन, कोई फिक्स नहीं है इसका सिम्टम। किसी को बुखार सिंपल आता है, किसी को एक दिन बॉडी एक रहता है, किसी को सांस में तकलीफ रहती है, फीवर आता है 104 103 उतरता नहीं है कंटिन्यू, किसी को सीवियर बॉडी एक पेन होता है, किसी को माइग्रेन रहता है, किसी को हेडेक रहता है। तो अभी भी जो नया जो सिम्टम जो आ रहा है, जो वेरिएंट, इसमें पेट का डायरिया होना, पेट में दर्द, कॉन्स्टिपेशन, जो बोलते हैं ना कोलिक की पेन होना, ये नया। और अभी जो लेटेस्ट जो बोलते हैं स्किन सिम्टम में क्या बोलते हैं, अर्टिकेरिया, सिड़वा निकलना, लाल लाल चकामा हो जाना, चिल बीन्स, जो एक्वल पार्ट हो ठंडा हो जाना, ब्लड सप्लाई कम हो जाना, मुंह में छाला पड़ना। तो काफ़ी ऐसा जो सिम्टम है वो किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये वायरल ये भी कर सकता है, क्योंकि बेसिकली ये सार्स वायरस का एक अलग स्वरूप है, जो RNA वायरस बोलते हैं। तो ये कोविड स्किन में डेफिनेटली अफेक्ट करता है, क्योंकि अभी जो रिसेंट जो डेटा आया है कि आउट ऑफ 10 पीपल में से 2 पेशेंट को स्किन सेंसेशन, जो बोलते हैं स्किन सिम्टम्स आता है, वो डिफरेंट टाइप का 8 टाइप का डिफरेंट जो प्रेजेंटेशन होता है। इसमें कॉमनेस्ट होता है अर्टिकेरिया, हम जो सिड़वा बोलते हैं ना, सिड़वा लाल लाल जो हो जाता है, वो कॉमनेस्ट है। बाकी मोर्बिलिक फॉर्म रेसिस किसको बोलते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन के बाद जो सिंपल लाल लाल जो होता है घमौरिया जैसा, तो ऐसा होता है। तो ये डेफिनेटली स्किन अफेक्ट करती है। और अभी कई पेशेंट ने जो हमने स्किन सिम्टम से कोविड डायग्नोसिस किया, हमें लगा कि इसको सिम्टम कोविड, जस्ट टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। और दूसरे के कोई पेशेंट को कोविड एसिम्प्टोमेटिक निकल जाता, पता ही नहीं चलता, जब उसकी टेस्ट करे तब पॉजिटिव आता है। तो कहने का मन ये है कि एक क्लास में टीचर, समझो कि टीचर आपका कोरोना है, वो आपको सिखा रहा है, 50 स्टूडेंट बैठे हैं, तो हर एक का 50 नंबर नहीं आता है, कोई किसी का फर्स्ट नंबर आता है, किसी को फेल होता है ना। टीचर देखिए सबको सिखाता है एक जैसा। तो सही में किसी को एसिम्प्टोमेटिक कोविड आके निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, कोई ICU में होता है, कोई एक्सपायर्ड हो जाता है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है सिमिलरली, तो ये लाइफ से फेल हो जाता है। तो इसीलिए हमें काफ़ी क्या बोलते हैं बदलाव लाना चाहिए। ये मास्क, विदाउट मास्क इवन हम इंडोर, ये तो अभी मैंने प्रेजेंटेशन के लिए, इसके अलावा निकलना नहीं चाहिए। मास्क हमारा बेस्ट वैक्सीन है। वैक्सीन फेल हो सकता है, मास्क फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि वैक्सीन का एफिकेसी रेट जो होता है वर्ल्ड का बेस्ट वैक्सीन है तो भी 85% से 90% होता है, 10% तो भी नहीं होता है। तो काफ़ी न्यूज़पेपर में देखते कोरोना के बाद भी, ये वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो गया। तो आप समझो कि 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन दिया है, तो इसमें 200-300 अमाउंट ज़्यादा नहीं बोलते। तो कंपनी खुद बोलती है वर्ल्ड की कोई भी बेस्ट फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मेडोना है, स्पुतनिक है, जो भी आप वैक्सीन बोलो, एफिकेसी 85 से 90% है। तो देखो जब मास स्केल में होता है ना, 100 पेशेंट में आपको 5-6 ज़्यादा नहीं दिखे, पर आपको अगर 1 करोड़ है तो आपको 1 लाख पेशेंट ऐसा है कि इसमें वैक्सीन की इफेक्सी नहीं आती है।
और तो बाकी का 90% को आती है ना, तो सबको वैक्सीन लेनी चाहिए। वैक्सीन से लेने से आज तक ऐसी कोई गंभीर बीमारी आज तक देखी नहीं है, क्योंकि हम सूरत में 5000 डॉक्टर है, मेजोरिटी में 95% डर्मेटोलॉजिस्ट है, जो सब फिजिशियन है, MBBS है, सब पति के डॉक्टर, सब ने वैक्सीन लिया। डॉक्टर तो क्या है कि जो समझो आपको जब डॉक्टर वैक्सीन लेते हैं तो तब आपको दिमाग में कोई ऐसी भावना नहीं रखनी कि साइड इफेक्ट करे, क्योंकि डॉक्टर को खुद अपने जात पे क्यों ले वैक्सीन, अगर खुद को पता है कि नुकसान करने वाली है। तो जब डॉक्टर खुद ले तो समझ में आपको आना चाहिए कि ये सेफ है। इसीलिए अगर किसी ने नहीं ली तो सबसे पहले वैक्सीन लेना ज़रूरी है, क्योंकि वैक्सीन से हाँ इतना बोल सकते कि ऐसा नहीं बोल सकते वैक्सीन लेने से आपको इन्फेक्शन नहीं लगेगा, इसकी आपको गारंटी मिल गई। इतना ज़रूर हो गया कि आप वेंटिलेटर पे नहीं जाएंगे, आपको कोई सीरियस बीमारी नहीं होगी, आपको कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा जो विदाउट वैक्सीन में होता है। आई एम एलर्जिक टू सम ड्रग स्टिल आई कैन टेक वैक्सीन। तृष्णा का क्वेश्चन है। तृष्णा क्वेश्चन ये है कि मुझे काफ़ी दवाई से एलर्जी है, मैं वैक्सीन ले सकती हूँ? डेफिनेटली ले सकती हूँ, क्योंकि दवाई का जो भी रिएक्शन आता है वो प्रेडिक्टेबल होता है। ऐसा ज़रूरी है कि वैक्सीन का आपको रिएक्शन आएगा, क्योंकि वैक्सीन के बाद आपको 30 मिनट वहाँ बिठाते हैं, तो 30 मिनट में आपको समझ में आ गया कि आपको वैक्सीन से एलर्जी है, तो इसका एंटीडोट बोलते हैं कि एविलेक्डेक्सोना सिंपल इंजेक्शन के आपका ये सोल्यूशन आ जाएगा। परंतु अगर आप कितनी 50,000 टाइप की डिफरेंट दवाई है, आपको हर एक दवाई से रिएक्शन नहीं आएगा, और ये वैक्सीन नहीं है ऐसा भी हम नहीं बोलते कि आपको नहीं आएगा, आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि आपको 50,000 ड्रग के सामने आपकी एलर्जी तो 8-10 दवाई के सामने है ना, तो बाकी की काफ़ी दवाई के सामने आपको एलर्जी नहीं है जो आप ले सकती है। कोई दवाई क्रॉस स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है, मानो कि किसी को क्रोसिन से रिएक्शन आता है तो उसको ब्रूफेन से आने का रिएक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि स्ट्रक्चर मिलता जुलता है। तो सही में ऐसा है कि आपको कोई दूसरी वैक्सीन से अगर आपको रिएक्शन आता है तो आपको दूसरी वैक्सीन से रिएक्शन आ सकता है। तो आपने अगर पास्ट में काफ़ी वैक्सीन ले चुके हो, कोई हेपेटाइट की वैक्सीन होती है, काफ़ी टाइफॉइड की वैक्सीन होती है, अगर इसके सामने अगर आपको कोई तकलीफ नहीं हुई तो आपको होने के चांस ज़्यादा नहीं है। फिर भी ड्रग रिएक्शन का वैक्सीन का जो सोल्यूशन है, परंतु आपने अगर वैक्सीन नहीं लिया फिर आपको कोरोना हो गया तो इसका प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो बेटर है आप वैक्सीन ले लो, 30 मिनट ऑब्जर्वेशन लो, आप 30 मिनट और बैठो, 1 घंटा बैठो ऑब्जर्वेशन में, फिर आपको अगर कुछ नहीं हुआ तो आप जा सकते हैं। तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप वैक्सीन ले सकते हो। रोहित का क्वेश्चन, आई एम 24, आई हैव स्लो इम्यून रिस्पॉन्स एंड पॉलन एलर्जी, कैन आई टेक वैक्सीन? डेफिनेटली। जो सुनो, सबसे पहले ये वैक्सीन क्या करता है आपको थोड़ा समझना चाहिए। वैक्सीन सब लेते हैं इंट्रामस्कुलर, 4 वीक से 8 वीक के बीच में आप दूसरा रिपीट डोज देते हैं। वैक्सीन क्या होता है कि आपका T सेल और B सेल, मेनली B सेल में इम्यून रिस्पॉन्स बढ़ाता है, एंटीबॉडी बनाता है, और आपके शरीर में वो डिपेंड कि किसी को 6 महीने रहता है, किसी को 9 महीने तक वो एंटीबॉडी शरीर में घूमता रहता है। वो बोलते हैं कि छाता का काम करता है। अगर कोई भी बारिश आया, लाइक कोई भी वायरस आपके शरीर में दर्शन दे दिया, कोई नाक के दो, मुंह के दो, कोई भी जगह पे मेजोरिटी रेस्पिरेटरी से एंटर करता है, तो ये छाता का काम करता है, ये उसको अंदर एंटर होने नहीं देता है। अगर एंटर हो गया तो कोई जगह पे टिश्यू को उसमें बैठने नहीं देता है। तो वो जो एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन का रेट है ना, सबको अलग अलग होता है। जिसको वैक्सीन का रिएक्शन आया, समझो कि उसका प्रोडक्शन रेट बहुत बड़ा है, ज़्यादा है, तो वैसे उसको तकलीफ जरूर हुई है, पर इसके सामने जो एंटीबॉडी जो बनेगा वो लंबे समय रहेगा। कोरोना में जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिसको पता ही नहीं चला कोरोना निकल गया, और जिसको कोरोना से एडमिट करना पड़ेगा, जिसको ताकि काफ़ी दिन लगा ठीक होने में, तो दोनों के एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काफ़ी चेंज रहेगा। जिसको एसिम्प्टोमेटिक होगा, जिसको कोई तकलीफ नहीं है, तो उसका एंटीबॉडी इतना ज़्यादा नहीं बनेगा कि जितना जिसको ऑलरेडी डिजीज हुआ, जितना सिम्टम हुआ। तो सही में अगर वैक्सीन, अगर आप बोले कि हमारा स्लो इम्यून रिस्पॉन्स है और आपको पोलन एलर्जी है, तो ये कॉन्ट्राडिक्टिंग होता है, क्योंकि पोलन एलर्जी होता है तो मीन्स आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है, और इम्यूनिटी बोलते हैं कि जो डैमेज करता है, रिस्पॉन्स ऑन द कॉन्ट्री ज़्यादा है, तो आपकी इम्यूनिटी स्लो नहीं है, आपकी इम्यूनिटी ज़्यादा है। तो ऑन द कॉन्ट्री जब आप वैक्सीन लेते हो तो आपको रेसिस निकलने का चांस ज़्यादा है, परंतु इतना भी गड़बड़ नहीं कि आप वैक्सीन नहीं ले सकते हो। सेम मैंने बोला जो प्रीवियस क्वेश्चन में, आपको जो वैक्सीन के बाद जो 30 मिनट बैठने को बोले, आपको 1 घंटा वो जो हेल्थ सेंटर जो है इसके नज़दीक रहना चाहिए,
और जब भी बोलो कि उसको जो कोई भी वैक्सीनेशन सेंटर में इमरजेंसी ड्रग रेडी रहती है, कोविड, डेक्सोनाम, एड्रेनालिन बोलते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन, सब रहता है। इसीलिए आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा मोटा पोलन एलर्जी से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन आपको बहुत फ़ायदा करेगी। लेना और नहीं लेना अगर दोनों आप तराजू में रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा लेने से ज़्यादा फ़ायदा है। रोहित का क्वेश्चन के बाद न भावना का क्वेश्चन है, आई एम हैविंग ए लॉट ऑफ हेयर फॉल आफ्टर कोविड, इट्स बीन 6 मंथ, हाउ टू डील। यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि पोस्ट कोविड हेयर फॉल बढ़ जाता है। और स्पेसिफिकली मानो कि कोविड जुलाई में हुआ है तो उसका एग्जैक्टली 2.5 से 3 महीने के बाद हेयर फॉल बहुत बढ़ जाता है। उसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं कि एक्यूट टेलोजन इफ्यूम, क्योंकि हमारा बाल 3 स्टेज में होता है, एनाजन, केटाजन, टेलोजन। एनाजन जो होता है वो ग्रोइंग फेज होता है, टेलोजन जो होता है वो रेस्टिंग फेज में होता है। तो क्या सडन कोई भी बीमारी, कोई भी सर्जरी, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट, कोई लेडीज में खास तो प्रेगनेंसी के बाद 2-3 महीने के बाद जो हेयर फॉल होता है ना, वैसे बोलते हैं कि बच्चे हंस रहे इसीलिए हेयर फॉल होता है। ऐसा नहीं है, साइंटिफिक रीज़न है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, अचानक पोस्ट डिलीवरी जो हार्मोन्स थे वो सीधा ड्रॉप डाउन होता है। तो एस्ट्रोजन जो हार्मोन्स होता है वो हेयर ग्रो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल का बाल बहुत ठीक होता है, गहरा होता है, लंबा भी होता है। और तो यही बाल सीधा प्रेगनेंसी के बाद वो हार्मोन्स ड्रॉप होने के बाद बाल काफ़ी गिरता है। परंतु ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें दवाई लेने की इतनी ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर लंबे समय रहे और ज़्यादा गिरते हैं तो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है, एडवाइस लेने की ज़रूरत है। तो सिमिलरली एक एक्यूट टेलोजन इफ्यूम ऐसी कंडीशन है कि सेल्फ लिमिटिंग है, कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे इसमें 30% बाल उड़ जाता है। अगर हमारा बाल 1 लाख फॉलिकल है तो आपको 25 से 30,000 बाल चला जाता है, परंतु 95+% सब रिवर्सिबल है। तो इसका साइकिल होता है, कोई इसका शॉर्टकट नहीं है। आप 15 दिन में बंद हो जाए, 20 दिन में, ऐसी कोई दवाई नहीं है। अगर आपने वो साइकिल को शॉर्टकट करने का प्रयास किया तो पूरे बदन में बाल आ जाएंगे। इसीलिए शॉर्टकट नहीं है, आपको वेट करना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना भी अमीर हो, आप चाहे कितना भी इन्फ्लुएंस पर्सन हो, प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, आप 6 महीना 7 महीना नहीं कर सकते हो। अगर किसी को किया तो इसकी इफेक्ट बच्चे में आती है। इसीलिए ये टेलोजन इफ्यूम नेचुरल फिनोमिना है। ये स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा होता है। 3 चीज़ से होता है, एक बीमारी खुद करती है, दूसरा कि बीमारी की जो दवाई जो जाती है हाइडोज और स्टीरोड और काफ़ी चीज़ जाती है इससे भी होता है, और तीसरा बीमारी की डर की वजह से भी जाता है। तो कोरोना में तीनों इकट्ठे हुए, क्योंकि कोरोना की दवाई भी हैवी आती है, 9 टेबलेट सुबह शाम में लेना। इसका जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है वो भी हैवी, इसका जो 35,000 टोफेलिज्म जो बोलते हैं सब हैवी है। तो दवाई से भी हो सकता है, डिजीज खुद करता है इससे भी होता है, और इसका डर लग जाता है क्योंकि आसपास जहाँ भी आप इंडोर माहौल ऐसा होता है कि अंदर से डर लग जाता है। तो तीनों मिला के 3 महीने के बाद हेयर फॉल स्टार्ट होता है। 6 वीक से 3 महीने के बाद बीच में हेयर फॉल स्टार्ट होता है और मिनिमम 6 महीना रहता है। समझ लो मिनिमम 6 महीना रहता है। इसीलिए कोई पैनिक मत करो। अगर हाँ डर्मेटोलॉजी एडवाइस से आप थोड़ा ड्यूरेशन शॉर्ट कर सकते हो, और जो रीग्रोथ बाल का आता है वो आप फास्ट कर सकते हो। परंतु एक बार जो फॉलिंग, जो जब तक फॉलिंग मीन्स जो बाल एक बार तीर छूट गया ना, तो इतना बाल निकल के वो बंद होगा। अगर रोकने की प्रयास करोगे तो नहीं रुकेगा। हाँ, आप बाल आने का स्पीड बना सकते हो, जो बाल चला गया ना उसको फास्ट ला सकते हो, पर जो जा रहा है वो ही जा ही रहा है। इसलिए 1% भी टेंशन मत करो कि ये बाल कहीं भी जाने वाला नहीं है, 100% वापस आएगा। सिर्फ मेडिसिन से, सिर्फ PRP, मेजोथेरेपी, काफ़ी मेडिसिन से आप फास्ट ला सकते हो। और ऐसा कभी भी नहीं समझना कि मेरा बाल गया और वापस नहीं गया, मैं टकलू हो गई, मेरा बाल पतला हो गया। रेस्ट एश्योर, ये 100% रिवर्सिबल है। एक क्वेश्चन आएगा, माई हेयर हैव बिकम थिन आफ्टर कोविड। ये हो सकता है, ये 2-3 चीज इसमें इसका रीजन हो सकता है। एक, ऑलरेडी आपको थिनिंग का टेंडेंसी है, मीन्स स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री होता है, फादर मदर जो होता है, मैटरनल साइड होता है, मामा को, पैटर्नल साइड अंकल को, किसी को बालनेस होता है, तो ये हेरिडिटी में थोड़ा आया है।
परंतु ये सब से कोरोना, उसका वैक्सीन, उसका वैसे वो स्टिमुलेट हो गया। और अभी हमने काफ़ी देखा कि ये ड्यूरिंग कोरोना काफ़ी चेंजेस है। किसी को बैठे बैठे मोटे हो गए, इतना फास्ट फूड जंक फूड खाया तो वेट भी बढ़ गया, किसी ने वेट कम भी किया और काढ़ा पी के तो मेटाबॉलिक फास्ट करके शरीर पतला भी हो। मीन्स काफ़ी चेंजेस है। स्ट्रेस वजह से हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, लाइफ जो होती है ना वो एकदम स्टेगनेंट हो गई। तो जो चीज़ हुआ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन होती है वो जाग गई। मानो कि आपको टाल पड़ने वाली थी, आपको मेल पैटर्न बालनेस आपको एज के साथ पड़ने वाला था, वो समय से पहले वो जाग गया। तो ये बोलते हैं कोई डिजीज इंड्यूस होता है, कोई डिजीज एग्रेवेट होता है। इंड्यूस मीन्स मानो कि कोरोना से कोई डिजीज होने वाला है, अदरवाइज दूसरे के ऑलरेडी वो डिजीज था, वो कोरोना की वजह से बढ़ गया, ऐसा था। तो ये थिन बाल जो होता है वो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं, पैटर्न हेयर लॉस, वो मेल में भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसका जो ट्रीटमेंट पक्का है, इसका ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आएगा। इसमें विटामिन भी आता है, एंटी एंड्रोजेनिक ड्रग्स आता है, एक हेलमेट जो आती है, जो एलईडी लाइट की हेलमेट मार्केट में मिलती है, अगर आप डेली पहनो शुरू में 30 मिनट, फिर वो ट्वाइस ए वीक, फिर वंस ए वीक, तो जो भी वो थिनिंग हुआ, जो भी बाल गया, सब वापस आ जाता है। इसके लिए आपको क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए और आपका रूट को वो एड्रेस करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। इसमें डर्मास्कोप करके जो चमड़ी के जो तपास कर से ऐसा ट्राइकोस्कोप आता है, तो बाल के रूट में जो फोटोग्राफ लेके इसको रूट को आइडेंटिफाई करेंगे कि रूट डैमेज है, पतला हो गया, स्काल्प में कोई चेंजेस है, अकॉर्डिंगली आपको वो ट्रीटमेंट देंगे। तो जो भी एक घबराने की जरूरत है, इसका सोल्यूशन पक्का है। भूमि का क्वेश्चन, मुझे बहुत पिंपल हो रहे हैं आफ्टर कोविड, क्या करूँ? यस डेफिनेटली, क्योंकि कोविड, ड्यूरिंग कोविड और कोई कोविड प्रिवेंशन के लिए इतना काढ़ा पिया, इतना गर्म जो बोलते हैं ना जड़ी बूटी पिया, तो शरीर में गर्मी बहुत हो गई। लोग ने B12 इंजेक्शन बहुत लिया, विटामिन D3 लिया, फोलिक एसिड लिया, विटामिन C लिया। वैसे उसका कोई नुकसान नहीं है, परंतु काफ़ी समय से डेफिशिएंसी थी और अचानक आपने शरीर में इतनी चीज डाली तो कहीं ना कहीं गर्मी निकलेगी। तो हमने काफ़ी देखा कि एक आयुर्वेदिक दवाई से भी गर्मी वाली इससे भी निकलता है। और कोविड तो एलोपैथिक दवाई में आते ही आते हीट वाली शुरू में रेमडेसिविर जो आता है, फेबिलिफ्लू आता है, टोसिलिन इंजेक्शन, सब थोड़ा हीट, और साथ में स्टीरोड 5-6 दिन देते ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पेशेंट में डेक्सामेथासोन जाता ही होता है, वो WHO की गाइडलाइंस है। तो ये सबसे क्या गर्मी तो आएगी, तो एक नहीं कॉम्बिनेशन, पर टचवुड इतना फायदा है कि सब रिवर्सिबल है, अपने आप मेजोरिटी बैठ जाता है। अगर नहीं बैठे तो डर्मेटोलॉजी एडवाइस से आप सिंपल ट्रीटमेंट से आप उसको सोल्यूशन निकाल सकते। बहुत कम पेशेंट को कोई लेजर ट्रीटमेंट की वो सब जरूरत पड़ती है, अदरवाइज खाने की दवा, एंटीबायोटिक, टॉपिकल क्रीम, बेंजाइल पेरोक्साइड, क्लिंडामाइसिन और फेस वॉश से ये हल हो सकता है। एक अंकित का क्वेश्चन, कैन हेडेक बी द साइड इफेक्ट ऑफ कोविड? डेफिनेटली। कोविड वो काफी सिम्टम लेकर, अभी कोविड का कोई ठिकाना नहीं है। कोविड का प्रेजेंटेशन फिक्स बुक के मुताबिक है ही नहीं, अदरवाइज तो उसका 3 ही सिम्टम था कि भाई फीवर आना, खांसी और क्या बोलते सांस लेने में जो तकलीफ जो आता है वही आता है, और बॉडी एक रहता है। 3 ही इसका प्रेजेंटेशन था। अभी इसका कोई भी सिम्टम से आ सकता है और किसी को सिम्टम नहीं है तो भी आ सकता है। तो ऐसा हुआ कि ये कोविड अनप्रिडिक्टेबल हो गया। तो हेडेक भी वन ऑफ द साइड इफेक्ट हो सकती है, कोविड की वजह से भी हो सकती है, और कोविड के पहले से ये उसको प्रीडोर्मल सिम्टम बोलते हैं कि वो कोविड होने का इशारा करती है। और किसी को बेसलाइन अंडरलाइन माइग्रेन थोड़ा रहता है बेसलाइन, तो कोविड की वजह से वो फुल ब्लोन बाहर आ जाता है। कैन हेयर लॉस्ट आफ्टर कोविड कैन बी रिगेन? डेफिनेटली। अनुश्री का क्वेश्चन है, कैन हेयर लॉस्ट आफ्टर कोविड कैन बी रिगेन? यस डेफिनेटली अनुश्री, 1% भी टेंशन नहीं रखना। ये जितना भी बाल गया आप गिन के, अगर टाइम है गिन के रख दो, और आपके पास तो मशीन नहीं होता, परंतु आप अगर 6 महीने साल के बाद वापस, हमारा क्या होता है 1 सेंटीमीटर में रेशियो होता है 100 के हेयर का रेशियो रहता है, 75 to 100 रेशियो। अगर 50 से नीचे जब रेशियो चला जाता है तो हमारी स्किन दिखने लगती है। तो मानो कि आपको प्री कोविड अगर आपका रेशियो 80-90 हेयर पर सेंटीमीटर है, और आप 1 साल के बाद अगर आप मेजर करो तो आपका इतना ही आ जाएगा। कभी कभी बहुत कम केस में हमने देखे कि जो हेयर की जो थिकनेस होती है वो पतली हो जाती है, हमने देखा है। तो वो लोगों को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज सेल्फ लिमिटिंग अपने आप चला जाता है। संजय का क्वेश्चन, आई एम गेटिंग स्किन रैशेस, आई जस्ट रिकवर फ्रॉम कोविड, सो इज इट कोविड द रीजन?
यूजुअली कोविड अगर आपका रिकवर हो गया तो स्किन रेसिस चला जाना चाहिए। अगर स्किन रेसिस फिर भी अगर रहता, हमने काफ़ी देखा कि पेशेंट को शिरवा 5-6 साल का था, अभी उसको 2 साल पहले एकदम शांत हो गया था, अभी उसको कोविड हुआ तो कोविड के ट्रीटमेंट के साथ ही वो निकलना चालू हो गया, और कोविड चला गया तो आज भी उसको अर्टिकेरिया वो निकलता रहता है। तो ऐसा भी काफ़ी पेशेंट देखा कि जो डिसीज ऑलरेडी साइलेंट हो गया था वो इसमें कोविड की वजह से स्टिमुलेट हो गया, क्योंकि बॉडी में जो कोविड के सामने जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो क्रॉस रिएक्शन दूसरी जगह पे भी डिसीज बनाता है। काफ़ी लोगों को चिकनगुनिया होता है, तो काफ़ी लोगों को जॉइंट, अगर चिकनगुनिया चला गया तो फिर जॉइंट पेन काफ़ी महीना तक रहता है, चलने में भी, रूटीन एक्टिविटी में बहुत दिक्कत है। तो वैसे ही कोविड सिम्टम्स अंदर चला गया, पर इसकी वजह से जो दूसरा डिसीज जो स्टिमुलेट हो गया वो जाने में काफ़ी समय लगता है, कभी कभी अपने आप नहीं जाता है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेके एप्रोप्रिएट मेडिकेशन चालू करना पड़ेगा। तो आपका क्वेश्चन सही है कि स्किन रेसिस है वो बाद में भी रहता है, तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलना चाहिए। ऋत्वी का क्वेश्चन है कि कोविड वैक्सीन इज सेफ फॉर एवरीवन? डेफिनेटली। 3 लोग कोविड वैक्सीन नहीं ले सकते, एक जिसको कैंसर है, कीमोथेरापी चल रहा है ये, दूसरा कि HIV में जिसको काफ़ी इम्यूनोसप्रेशन है, और तीसरा कि अनकंट्रोल शुगर कि जिसको 500-600 शुगर है, तो इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है ना, तो ये अगर शुगर कंट्रोल कर दिया बाद में लिए तो चलेगा, परंतु ये 2 स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि सीवियर इम्यूनोसप्रेसिव थेरापी चल रही है वो आप नहीं ले सकते, और जिसको इम्यूनोसप्रेसिव वाला डिजीज है वो नहीं ले सकते, अदरवाइज ईच एंड एवरी ले सकते हैं। अभी तो धीरे धीरे बच्चे का भी जैसे कैसा वैक्सीन हमारा पोलियो का है, मीजल का है, काफ़ी का बच्चे में देते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि दिन दूर है कि बच्चे का भी कोविड वैक्सीन आ जाएगा, क्योंकि बड़ौदा में कोविड चिल्ड्रन यूनिट चालू गया, कितने बच्चे अभी एडमिट है, तो ऐसा नहीं कि बच्चे कोविड से बच जाएंगे, सबको ये लगने वाली है, परंतु अभी क्या है कि स्टॉक एकदम कम है, लेने वाला बहुत ज़्यादा है, कोविड का स्टॉक कम है, इसीलिए अभी एज के साथ गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया कि जिसको हाई रिस्क है वो मेडिकल, पैरामेडिकल और ये जो सिक्योरिटी स्टाफ सबको पहले दिया, दूसरे में वो 45 से 60 के बीच में, ऐसे धीरे धीरे सबको वैक्सीन लगे। तो कोविड वैक्सीन 100% सेफ है, लेने का फ़ायदा ज़्यादा है, नहीं लेने का नुकसान ज़्यादा है। अगर आप दोनों को अगर तराजू में डोलो कि अगर मैंने भी दोनों वैक्सीन लिए, तो मेरे पूरे परिवार सब डॉक्टर ने लिए, एक भी डॉक्टर आज तक ऐसा नहीं है कि जो मेरे ध्यान में है और वैक्सीन नहीं लिया, तो टोटली सेफ है। जब डॉक्टर कोई भी इंजेक्शन ले, इवन हमने भी बोटॉक्स फिलर लिया, समझो कि सेफ है तभी हम लेंगे, क्योंकि चाहे कितनी भी सेफ्टी बुक में है, पर जब डॉक्टर को खुद को कॉन्फिडेंस नहीं आता है तब वो खुद पे नहीं लेते। तो जो चीज़ डॉक्टर खुद लेता समझ लो इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, खुद को जान जोखिम में लेके कभी नहीं करते कोई भी डॉक्टर, क्योंकि खुद ठीक रहेंगे तो दूसरे को ठीक कर पाएंगे, खुद ही बीमार हो जाएगा दूसरे को कब बीमार पड़ेंगे। एक कैंसर पेशेंट गेट द वैक्सीन, कैंसर पेशेंट में भी जिसका कीमोथेरेपी कंप्लीट हो गया और जो मेंटेनेंस थेरापी में और लो डोज में इम्यूनोसप्रेसिव ले सकते हैं वो आराम से ले सकते हैं। आई थिंक मुझे तो लगा कैंसर वाले जो पेशेंट है उसको तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, परंतु इम्यूनोसप्रेसिव डोज इतना उसको हेवी चलता होता है, तो कभी वो हम वैक्सीन क्यों लेते कि इम्यूनिटी बनने के लिए देते, परंतु ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग चल ही रही थी, वो वैक्सीन बनने नहीं देगी। लो डोज, माइल्ड डोज में इम्यूनोसप्रेसिव चल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लो डोज में इवन स्टेरॉइड चल रहा होगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, परंतु हाई डोज थेरापेटिक डोज में अगर आपकी कीमोथेरेपी चल रही है तो आपको नहीं ले सकते, क्योंकि रिस्पॉन्स आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्राइंडिकेशन है, परंतु इफेक्टिव नहीं आएगी। जो फार्मासिस्ट है रोहित का, इसका कैंसर आई हैव स्लो इम्यून सिस्टम, कैन आई टेक वैक्सीन? डेफिनेटली आप ले सकते हैं। स्लो ऑन द कॉन्ट्री कभी कभी तो ये स्लो इम्यून सिस्टम को भी स्टिमुलेट कर जाता है, तो कोई कोई जो 5 लोग वैक्सीन देते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, तो किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने कल वैक्सीन लिया, वो सेम डे काम पे चढ़ जाता है। दूसरे को थोड़ा फीवर लगता है, अनइजीनेस लगता है, पर ज़्यादा पता नहीं चलता। तीसरा को उसको छुट्टी लेनी पड़ती है कि भाई वो काम करने लायक ही नहीं है, इतना उसको बुखार है, फीवर है, बॉडी है, ऐसा। तो समझो कि सिस्टम दोनों अलग है, परंतु आप अगर इसकी एंटीबॉडी टाइटर करो, अगर 1 महीने के बाद 2 डोज खत्म होने के बाद,
तो जिसको ज़्यादा सिम्टम आया इसका एंटीबॉडी टाइटर ज़्यादा है। जो मैंने एक वैक्सीन लिया तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं जैसे वैक्सीन लिया सीधा मेरी ओपीडी में बैठ गया पेशेंट देखने के लिए, पता ही नहीं चला, दूसरे दिन पता नहीं चला। तो मैंने एंटीबॉडी टाइटर किया तो भी 110 आया, और मेरे साथ जो डॉक्टर था उसका टाइटर होता 400 आया। तो कहना तो मिनिमम आपको प्रोटेक्शन इसके लिए तो 20 चाहिए। हाँ, आपको ऐसा लगे आपको बूस्टर डोज ज़्यादा चाहिए, मीन बूस्टर डोज मीन्स अभी भी नया आया कि 2 इंजेक्शन के बाद तीसरा लेना पड़ता है, चौथा भी लेना पड़ता है। जब तक एपिडेमिक है आपको 6 महीने में एक बूस्टर इंजेक्शन लेना पड़ेगा। अगर स्लो इम्यून सिस्टम है तो आपको बाद में बूस्टर इंजेक्शन जरूर, परंतु आपको ऐसा नहीं कि आपको कोविड के सामने एफिकेसी नहीं मिलेगी, 100% मिलेगी, बस आपको वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो वो मुझे नहीं लगा इसमें एक्सक्यूज़ है। तो स्लो एक्टिविटी, स्लो इम्यून सिस्टम, सिर्फ लॉन्जिटिविटी में फ़र्क पड़ेगा कि आपको कितने समय चाहिए, एफिकेसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आशा है काफ़ी क्वेश्चन आंसर हो गया। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारे IDVL सर्टिफाइड कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट नियर बाय आपके एरिया में, आपके सिटी में है तो आप उसको अप्रोच कर सकते हो। IDVL सर्टिफाइड मीन्स MD, DVD एंड DND ये और CPS, ये IDVL सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट बोल सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी लोग डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते पर होते नहीं है, तो इसमें जब डिजीज़ के बारे में आप जब ट्रीटमेंट लो तो डॉक्टर की क्रेडेंशियल होनी बहुत ज़रूरी है। और हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक, हमारे यूट्यूब काफ़ी चैनल ऐसी है कि आप हमारे कमेंट सेक्शन में आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप उसका ज़रूर जनाएं, तो हम आपको आंसर देंगे। हमारी पूरी टीम रेडी है। तो आशा रखता हूँ कल हम वापस मिलेंगे। कल का हमारा टॉपिक है, कल हमारा टॉपिक लेज़र है, परसों है एस्थेटिक। एस्थेटिक मीन बोटॉक्स, फिलर, थ्रेड, जो भी एंटी एजिंग है। और लास्ट डे जो है डर्मेटो सर्जरी मीन्स हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में जो भी पूछो, सफ़ेद दाग की सर्जरी बोले, एक्ने, जो भी चमड़ी की सर्जरी है इसके बारे में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।